एक तांत्रिक ने राजा विक्रम को बेताल नाम की एक बुरी आत्मा को पकड़कर उनके पास लाने को कहा। हर बार विक्रम बेताल को पकड़ने में कामयाब हुए। पकड़ में आने के बाद बेताल ने हर बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक पहेली छुपी होती थी। अगर विक्रम पहेली का सही उत्तर ना दे पाए तो बेताल राजा विक्रम के साथ चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर विक्रम को सही उत्तर पता है और वो चुप रहते हैं तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर राजा विक्रम ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो बेताल उनके पकड़ से भागकर अपने पीपल के पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम बेताल और एक रक्षक का इनाम। एक बार फिर राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए घने जंगल में जा पहुंचे, जो राजा विक्रम के उत्तर देते ही उड़ गया था। हमेशा की तरह राजा के साथ सफर करते हुए बेताल मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाने लगा। कहानी कुछ इस तरह थी। एक बार चंद्रकांत नाम का एक राजा हुआ करता था। वो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन महल के मुख्य द्वार का रक्षक राजा के पास आया और कहा, हे सम्राट, आप अपने सारे सैनिकों को सार्थक कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में दुश्मनों की सेना हम पर हमला कर सकती है। राजा चंद्रकांत ये सुन आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने रक्षक से पूछा कि ये उसे हमले के बारे में पहले से कैसे पता चला। रक्षक थोड़ा हड़बड़ाया और राजा के इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया और ये कहा कि ये केवल उसका एक अनुमान है। कुछ दिनों के पश्चात दुश्मनों की सेना ने राजा चंद्रकांत के राज्य पर एक बड़ा हमला कर दिया, लेकिन राजा की सेना पहले से ही सतर्क थी। उन्होंने दुश्मनों की सेना का जमकर सामना किया और अपने राज्य को बचा लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने अपने रक्षक को सही चेतावनी देने के लिए इनाम देने के बारे में सोचा। अगले ही दिन राजा ने रक्षक को अपने दरबार में पेश होने के लिए कहा। दरबार में राजा ने रक्षक से फिर दोबारा पूछा कि ये युद्ध से पहले ही हमले के बारे में उसे कैसे पता चला। उत्तर देते हुए रक्षक ने कहा, महाराज, मुझे सपनों में भविष्य दिखता है। एक रात जब मैं मुख्य द्वार की रक्षा कर रहा था, मुझे सपने में दुश्मन हमारे राज्य पर हमला करते हुए दिखे। ये सुन राजा खुश हुए और उन्होंने रक्षक को 100 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए। लेकिन अगले ही पल एक कड़े स्वर में राजा ने रक्षक से कहा, तुम्हें आज से रखवाली के काम से निकाला जाता है। दरबार में प्रस्तुत हर कोई राजा के इस आदेश से आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन किसी ने भी राजा से पूछने की हिम्मत नहीं की। राजा के इस आदेश को मानकर रक्षक सिर झुकाकर दरबार से चला गया। कहानी खत्म कर बेताल ने पूछा, तो बताओ विक्रम, राजा चंद्रकांत ने अपने रक्षक को रखवाली से क्यों निकाल दिया? उत्तर में विक्रम ने कहा, रक्षक को सपने में मिली चेतावनी के कारण राजा युद्ध में विजयी हुए, इसीलिए उसे इनाम मिला। लेकिन रक्षक रखवाली के काम के समय सो रहा था, इसीलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। ये सुन बेताल ने बोला, हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला। विक्रम बेताल और एक विचित्र निर्णय। बेताल को दोबारा पकड़कर राजा विक्रम चलने लगे और बेताल ने मनोरंजन के लिए कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस तरह थी।
बहुत वर्षों पहले कृष्णा नगर में राजेंद्र नाम का एक राजा था। वो बहुत शक्तिशाली और दयालु राजा था। उसका विवाह राजकुमारी प्रेमा से हुआ था। उन दोनों के विवाह को बहुत वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अपने प्रजा के साथ बहुत ही दया और न्याय का पालन करता था। विवाह के बहुत वर्षों बाद राजा राजेंद्र और प्रेमा के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सोना रखा। सोना इकलौती संतान होने के कारण उसे अपने माता पिता का बहुत प्यार मिला। उसे अपने निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। सोना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। वो धनुष्य बाण और तलवारबाजी में भी बहुत ही कुशल थी। सोना अब बड़ी हो चुकी थी और विवाह के योग्य थी। उसके माता पिता चाहते थे कि उसका विवाह किसी अच्छे राजकुमार से हो, लेकिन सोना ने विवाह करने से मना कर दिया और अपने पिता से कहा, पिताश्री, जो आदमी मुझे धनुष्य बाण और तलवारबाजी में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा राजेंद्र ने अपनी बेटी के इस मांग पर गौर किया और पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता की घोषणा की। बहुत से राजकुमार ये सोचकर सोना के विवाह करने के लिए पहुंचे कि वो केवल एक साधारण स्त्री है और उसे प्रतियोगिता में हराना आसान होगा। प्रतियोगिता में आए हर राजकुमार को सोना ने बड़ी आसानी से हरा दिया और उन्हें अपनी हार स्वीकार कर वापस लौटना पड़ा। हर दिन प्रतियोगिता देखने के लिए राज्य से बहुत लोग आते थे और उनमें से ही एक उदय नाम का एक युवा था। वो रोज सोना के कलाबाजी को देखने आता था। उसने बहुत गौर से सोना के धनुष बाण चलाते और तलवारबाजी करते हुए देखता और उसके सारे तरीके सीख गया। उदय ने प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी पेश की। उसने सोना से प्रतियोगिता में युद्ध कर उसे बहुत चतुराई से पराजित कर दिया। राजा राजेंद्र उदय को धनुष्य बाण चलाते और तलवारबाजी करते देख बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके गुरु का नाम पूछा। उदय ने बताया कि वो हर रोज सोना को प्रतियोगिता में देखता था और उसने उसके तरीके सीखकर उसे पराजित करने में सफल हो गया। ये सुन सोना ने तुरंत कहा, तुमने मुझे पराजित तो कर दिया, पर मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। उदय ने कहा, मैं भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ये सुन राजा राजेंद्र और प्रेमा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। तो बताओ विक्रम, प्रतियोगिता में उदय के हाथों पराजित होने के बाद भी सोना ने विवाह करने से क्यों मना कर दिया? बेताल ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर देते हुए कहा, हर रोज प्रतियोगिता में सोना को देख उदय ने तलवारबाजी और धनुष बाण के गुण सोना से ही सीखे थे। इस कारण सोना उदय की गुरु बन गई। हिंदू संस्कृति में एक गुरु अपने शिष्य से विवाह नहीं कर सकता। सोना को भी ये एहसास हुआ कि उदय पहले उसका शिष्य है और उचित वर बाद में। ये बात उदय को भी समझ में आ गई और इसीलिए उसने भी सोना से विवाह करने के लिए मना कर दिया। हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला। ये कहकर बेताल अपने पेड़ की तरफ फिर से लौट गया और राजा विक्रम उसके पीछे उसे दोबारा पकड़ने के लिए भागने लगे। विक्रम बेताल, 4 भाइयों की खास विद्या। एक बार फिर राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए घने जंगल में जा पहुंचे, जो राजा विक्रम के उत्तर देते ही उड़ गया था। हमेशा की तरह राजा के साथ सफर करते हुए बेताल मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाने लगा। कहानी कुछ इस तरह थी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 बेटे थे। उसने खुद अपने चारों बेटों को वेद पुराण का ज्ञान दिया।
एक दिन चारों भाइयों ने यह तय किया कि वो कुछ समय के लिए अलग दिशा में जाकर गुण प्राप्त कर एक खास विद्या खुद से सीख कर आएंगे। ये तय कर चार भाई अलग दिशा में चल पड़े और कुछ समय के बाद चारों भाई दोबारा मिले। हर भाई अपनी सीखी हुई विद्या के बारे में बढ़ चढ़कर बताने लगा। पहले भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी की हड्डी लेकर उस पर मांस का देह तैयार कर सकता हूं। दूसरे भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी के बाल और त्वचा तैयार कर सकता हूं। तीसरे भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी के हाथ और पांव बना सकता हूं। चौथे भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी में प्राण डाल सकता हूं। अपनी विद्या दिखाने के लिए चारों जंगल की तरफ गए और एक हड्डी का टुकड़ा ढूंढने लगे। जंगल में उन्हें एक शेर की हड्डी मिली। अब चारों ने एक एक कर हड्डी पर अपनी विद्या दिखाना शुरू कर दिया। पहले भाई ने विद्या का उपयोग कर हड्डी पर मांस बनाया। दूसरे भाई ने अपनी विद्या से शेर पर त्वचा और बाल बनाए। तीसरे भाई ने शेर के हाथ और पैर बनाए। चौथे भाई अपनी विद्या दिखाने के लिए उत्सुक था और जैसे ही उसकी बारी आई उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी विद्या के उपयोग से उसने शेर के देह में प्राण डाल दिए। जैसे ही शेर के देह में प्राण आ गया वो जीवित हो उठा और उसने चारों भाइयों को अपना शिकार बना दिया और उन्हें मार दिया। कहानी खत्म कर बेताल ने पूछा, तो विक्रम बताओ, इन चारों भाइयों में से उन सब की मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? पहले तीन भाइयों ने शेर को जरूर बनाया, लेकिन वो पूरी तरह से बेजान था। चौथे भाई ने अपनी विद्या का उपयोग कर उस बेजान शेर में प्राण डाल दिए, इसीलिए चौथा भाई ही उन सब की मृत्यु का जिम्मेदार था। ये सुन बेताल ने बोला, हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला। विक्रम बेताल और एक गलत फैसला। आदक राज्य के एक राजा थे जो अपनी प्रजा की हमेशा मदद करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अपने दो बेटे जो देख नहीं सकते थे उनके साथ राजा के दरबार में जा पहुंचा। बुजुर्ग ने कहा, हे महान राजा, मुझे लगता है कि मेरे दोनों बेटे आपके राज दरबार में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये दोनों अंधे जरूर हैं, लेकिन दोनों के पास एक बहुत ही खास कला है। एक बेटा घोड़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जांचता है और दूसरा बेटा हीरे जवाहरात के बारे में। ये सुन राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने दोनों को अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। एक हफ्ते बाद एक आदमी राजा के दरबार में घोड़ा बेचने के लिए आया और उसने कहा कि उसके पास जो घोड़ा है वो बहुत ही शिष्टाचारी है। घोड़े की परख करने के लिए राजा ने पहले अंधे बेटे को बुलाया। वो घोड़े के पास जाकर उसकी गंध लेने लगा और उसने कहा, ये घोड़ा केवल अपने मालिक को ही सवारी करने देगा और अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस पर घुड़सवारी करेगा तो ये उसे नीचे फेंक देगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए अस्तबल के एक घुड़सवार घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़े ने उसे पीछे फेंक दिया और तुरंत भाग गया। ये देख घोड़ा बेचने वाला दरबार से शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में एक आदमी एक बहुत बड़ा हीरा बेचने के लिए पहुंचा। हीरे की परख करने के लिए राजा ने दूसरे अंधे बेटे को बुलाया। वो हीरा अपने हाथ में लेकर परखने लगा। जैसे ही उसने हीरे को हाथ में लिया, उसने राजा को हीरा खरीदने से मना कर दिया और कहा, महाराज, ये हीरा बहुत ही अशुभ है।
पहले जिस किसी ने भी इस हीरे को खरीदा है उसके साथ कुछ न कुछ अशुभ हुआ है। ये आपके लिए भी अशुभ हो सकता है। ये सुन राजा ने हीरा बेचने वाले को अपने दरबार से जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य से एक समाचार आया कि वहां के राजा ने वो हीरा खरीदा था और उसके बाद से राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कुछ महीनों बाद बुजुर्ग अपने दोनों बेटों को मिलने के लिए राज दरबार में पहुंचा। राजा ने बुजुर्ग से पूछा, मैं आपके दोनों बेटों की कला से बहुत ही प्रभावित हूं। आपके पास कौन सी खास कला है? बुजुर्ग ने कहा, मैं किसी भी आदमी को देखकर उसकी सच्चाई बता सकता हूं और आपको देखकर यह लगता है कि आप एक चोर के बेटे हैं। यह सच्चाई सुन राजा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने बुजुर्ग और उसके दोनों बेटों को दरबार से निकाल दिया। तो बताओ विक्रम, इस कहानी में गलत कौन है? बेताल ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर देते हुए कहा, आदक के राजा इस कहानी में गलत है। बुजुर्ग ने सच्चाई कही। उसे सुन राजा क्रोधित हुए और ये भूल गए कि उनका भूतकाल जो कुछ भी हो, लेकिन उनका वर्तमान ही उनके बारे में सब कुछ कहता है। हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला। ये कहते हुए बेताल फिर से अपने पेड़ की तरफ चला गया। एक तांत्रिक ने राजा विक्रम को बेताल नाम की एक बुरी आत्मा को पकड़कर उनके पास लाने को कहा। हर बार विक्रम बेताल को पकड़ने में कामयाब हुए। पकड़ में आने के बाद बेताल ने हर बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक पहेली छुपी होती थी। अगर विक्रम पहेली का सही उत्तर ना दे पाए तो बेताल राजा विक्रम के साथ चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर विक्रम को सही उत्तर पता है और वो चुप रहते हैं तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर राजा विक्रम ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो बेताल उनके पकड़ से भागकर अपने पीपल के पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम बेताल और 3 खास ब्राह्मण। राजा विक्रम बेताल को लेकर चलने लगे। कुछ दूर चलते ही बेताल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस तरह थी। एक समय की बात है, विष्णु स्वामिन नाम का एक बहुत ही धनी ब्राह्मण था जो एक यज्ञ करना चाहता था। उसके 3 बेटे थे और हर एक के पास एक बहुत ही विशेष गुण था। सबसे बड़ा बेटा खाने के बारे में बहुत ही सूक्ष्म था, दूसरा बेटा पानी के बारे में और तीसरा बिस्तर के बारे में सूक्ष्म था। विष्णु स्वामिन को अपने यज्ञ के लिए एक कछुआ चाहिए था, तो उसने अपने तीनों बेटों को एक कछुआ लाने के लिए कहा। उन्हें एक कछुआ मिला, लेकिन तीनों ने उसे छूने से मना कर दिया क्योंकि हर भाई अपने आप को एक दूसरे से विशेष समझता था। तीनों भाई आपस में बहस करने लगे और उन्होंने राजा के पास जाकर तीनों में विशेष कौन है इस बारे में निर्णय करने के लिए कहा। राजा ने तीनों भाइयों की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने सबसे बड़े भाई को एक खास भोजन खाने के लिए अपने महल में बुलाया, लेकिन उसने खाना को छूने से मना कर दिया क्योंकि उसे खाने में गाय के गोबर की गंध आ रही थी। जांच करने पर राजा को यह पता लगा कि भोजन में जिस खेती से चावल आई है उसी खेती में गाय के गोबर खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा था। यह जानकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। दूसरे भाई की परीक्षा लेने के लिए राजा ने उसे रात्रि भोजन के बाद पीने के पानी का एक लोटा भेजा, लेकिन उसने पानी पीने से इनकार कर दिया क्योंकि पानी से कपूर की गंध आ रही थी। जांच करने पर
ये पता लगा कि जिस कुएं से पानी लाया जा रहा था उसी के पास एक मंदिर था जिसमें दिन भर कपूर जलाकर पूजा की जाती थी। राजा दूसरे भाई के ये विशेष गुण जानकर बहुत ही प्रभावित हो गया। राजा ने अब तीसरे भाई के विशेष गुण की परीक्षा लेने की सोची। उसने तीसरे भाई को सोने के लिए बिस्तर में 7 बड़ी गद्दी लगा दी। देर रात तीसरे भाई अचानक दर्द में चीखते हुए उठा। उसके कंधे पर एक लाल घाव हो गया था। जांच करने पर यह पता लगा कि 7 गद्दियों के नीचे एक बाल था जिसके कारण तीसरे भाई के कंधे पर घाव लग गया। तीसरे भाई की यह संवेदनशीलता देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हो गया। तीनों भाइयों में सबसे विशेष कौन है यह राजा तय नहीं कर पाया और उसने तीनों को अपने राज दरबार में नौकरी पर रख लिया ताकि इन तीनों के विशेष गुण अपने फायदे के लिए उपयोग कर सके। तो बताओ विक्रम, तीनों भाइयों में से सबसे विशेष गुण किसके पास था? बेताल ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा और उत्तर देते हुए कहा, तीसरे भाई के पास सबसे विशेष गुण था। एक बाल के कारण उसके कंधे पर घाव लग गया था। इससे उसकी संवेदनशीलता का प्रमाण मिलता है। बाकी 2 भाइयों के गुण इसीलिए विशेष नहीं थे क्योंकि हो सकता था कि दोनों को पहले से ही खाने और पीने की पानी की जानकारी मिली हो। हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला। ये कहकर बेताल अपने पेड़ की तरफ फिर से लौट गया और राजा विक्रम उसके पीछे उसे दोबारा पकड़ने के लिए भागने लगे। विक्रम बेताल और एक बहादुर बेटा। राजा विक्रमादित्य पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने बेताल को पकड़ अपने कंधे पर बिठा लिया। राजा विक्रम बेताल को लेकर चलने लगे। कुछ दूर चलते ही बेताल ने एक और कहानी सुनाना शुरू किया। एक दोपहर की बात थी। राजा रूपसेन के दरबार में एक आदमी पहुंचा और उसने राजा से अंगरक्षक की नौकरी मांगी। उसने अपना परिचय देते हुए अपना नाम बिरबल बताया। राजा को यह वचन दिया कि वो हमेशा राजा की रक्षा करेगा। उसकी कुशलता देख राजा खुश हुए और उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। एक दिन जंगल से गुजरते वक्त बीरबल को एक बहुत ही डरावनी और अजीब आवाज सुनाई दी। आगे जाकर देखा तो पहाड़ों से एक राक्षस तूफान की तरह राजा रूपसेन के महल की तरफ बढ़ रहा था। ये देख बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का रास्ता रोक उसके सामने खड़ा हो गया। राक्षस ने कहा, मैं राजा को उसके राज्य से बाहर निकाल दूंगा। उसे सारी सुख सुविधा छोड़ जंगल में जाकर रहना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मैं उसके पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। बीरबल राक्षस की ये बात सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हुआ और पूछा, क्या मैं पूरे राज्य को बचाने के लिए कुछ कर सकता हूं? राक्षस ने गरजते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे कोई और व्यक्ति राजा के विकल्प के रूप में लाकर दो जिसका दिल पूरी तरह से साफ हो। बीरबल ने राक्षस से एक दिन का समय मांगा। घर पहुंचते ही उसने पूरी बात अपनी परिवार को बताई। यह सुन बीरबल का बेटा राजा के विकल्प के रूप में जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह राजा रूपसेन को बीरबल और राक्षस के इस बातचीत के बारे में पता चला। वो बीरबल और उसके बेटे को रोकने के लिए जंगल जा पहुंचे। राजा ने राक्षस से पूछा, हे राक्षस, रुक जाओ, इस नौजवान लड़के को छोड़ दो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दे सकता हूं। राक्षस ने कहा, हे राजन, मुझे तुम्हारा आधा राज्य दे दो
तो मैं तुम्हें और इस लड़के को छोड़ दूंगा। राजा रूपसेन ने अपना आधा राज्य राक्षस को सौंप दिया और ऐसा कर उन्होंने बिरबल के बेटे को बचा लिया। तो बताओ विक्रम, इस कहानी में सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया? बिरबल के बेटे ने या राजा रूपसेन ने? बेताल ने पूछा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन बीरबल का बेटा राज्य को ठीक तरह से नहीं जानता था और फिर भी वो अपने आप का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। यही सबसे बड़ा बलिदान है। हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला। बेताल अपनी पेड़ की तरफ फिर से लौट गया और राजा विक्रम उसके पीछे उसे दोबारा पकड़ने के लिए भागने लगे। विक्रम बेताल, 3 संवेदनशील रानियां। विक्रम फिर से पेड़ के नीचे पहुंचे और बेताल को अपने कंधों पर बिठा लिया। बेताल ने उन्हें दूसरी कहानी बतानी शुरू की। कहानी कुछ इस तरह थी। राजा जयपाल की 3 रानियां थीं। तीनों ही बहुत सुंदर, संवेदनशील और नाजुक थीं। एक दिन बालों का एक फूल जांग पर गिरने से रानी घायल हो गई। एक रात जब दूसरी रानी और राजा छत पर समय बिता रहे थे, चांदनी ने रानी की त्वचा को जला दिया। तीसरी रानी भी कुछ कम नहीं थी। एक बार दूसरे कमरे में किसी को रोते हुए सुनकर उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। बेताल ने विक्रम से पूछा, बुद्धिमान राजा, मुझे ये बताओ कि 3 रानियों में से कौन सबसे संवेदनशील है? विक्रम ने उत्तर दिया, तीसरी रानी सबसे संवेदनशील थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लोग दूसरों के दर्द को भी महसूस कर पाते हैं, वही असल में संवेदनशील होते हैं। बेताल जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी चुप्पी तोड़ने की गलती करते हैं। अब मुझे पेड़ पर वापस जाना होगा, अलविदा। यह कहते हुए बेताल वापस पेड़ पर चढ़ गया। विक्रम बेताल और राजा शूरसेन। विक्रम अपने कंधे पर बेताल को बैठाकर ले जा रहे थे। बेताल ने उनसे एक प्रश्न पूछा। बताओ विक्रम, एक आदमी में ऐसे क्या गुण होते हैं जो उसे दूसरों से महान बनाता है? पहले मेरी कहानी सुनो और फिर इस प्रश्न का उत्तर दो। कहानी कुछ इस तरह थी। एक बार मगध राज्य के राजा शूरसेन थे, जो बहुत ही सच्चे और अच्छे राजा माने जाते थे। एक दोपहर राजा शिकार करने के लिए जंगल के भीतर चलते चले गए। वो जंगल में इतना भीतर पहुंच गए कि वो अपना रास्ता ही खो बैठे थे। पास की झाड़ियों में राजा शूरसेन को पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और एक नौजवान आदमी दिखाई पड़ा। अपना परिचय देते हुए उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गुणदीप है और मैं एक अनाथ हूँ। काम के लिए मैं एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ। आपके कपड़े और जवाहरात देखकर लगता है कि आप किसी राजघराने से हैं। आप इस जंगल में कैसे पहुंच गए? राजा शूरसेन ने अपने बारे में गुणदीप को बताया और जंगल में खो जाने की कहानी सुनाई। ये सुन गुणदीप राजा को जंगल से बाहर तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। गुणदीप के इस स्वभाव से राजा शूरसेन बहुत प्रभावित हुए
और उन्होंने गुणदीप को अपने राज्य दरबार में मंत्री की नौकरी पर रख लिया। राज्य में एक कुंवारी युवती से गुणदीप को गहरा प्यार हो गया और वो उसकी भेंट राजा से कराना चाहता था। गुणदीप युवती के साथ राजा को मिलने उनके महल में पहुंचा। अपने राज्य में इतनी सुंदर युवती राजा ने पहले बार देखी थी। युवती ने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, राजा शूरसेन, मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना गुणदीप। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक महल में रहूं और अगर मैं राजा शूरसेन से विवाह करती हूँ तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। गुणदीप ने अपने आप को समझाते हुए एक गहरी सांस ली और राजा की तरफ देखा और कहा, आप मेरे महाराज और मालिक हैं। अगर आप इस युवती से विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। राजा शूरसेन को आश्चर्य हुआ और वो युवती की तरफ देखकर बोला, क्या आप जानती है गुणदीप कौन है? गुणदीप मेरे दरबार में एक मंत्री है और उनका खुद का एक महल है जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर हैं। आप वहां सुख सुविधा से अपना जीवन बिता सकती हैं। ये सुन युवती गुणदीप से विवाह करने के लिए मान गई। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, तो बताओ विक्रम, सबसे महान कौन, राजा शूरसेन या गुणदीप? उत्तर देते हुए विक्रम ने कहा, राजा शूरसेन का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की कल्याण के बारे में सोचे। गुणदीप भी प्रजा का एक हिस्सा है। राजा शूरसेन ने युवती को गुणदीप से विवाह करने के लिए मना लिया। राजा शूरसेन ने अपनी प्रजा की खुशी के बारे में सोचा और ये बात राजा शूरसेन को महान बनाता है। हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला।